नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परशुन द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक हो गया है। इस कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका बार बार रिवीजन कीजिए, जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड आपको ये 20 मिनट्स का जो सीरीज है उसमें एक नया चीज़ लेकर आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट ट्रीटीज हुए हैं, ये इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए। आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो हर बार ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। वो भी 20 आपको जो है, इसको अगर आप छोड़ के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा बनेंगे। इसलिए इस पूरे जो ट्रीटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको जरूर देख के जाएंगे, और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसका ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले लेंगे, ठीक है, ताकि उसको बार बार आप रीड भी कर सकते हैं। पहले आप ये 20 मिनट के अंदर ये पूरा ट्रीटीज जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप इसको देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो ट्रीटीज है वो क्या है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ठीक है। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया था, ठीक है। ये क्या था कि यूएस फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिस्ट एक्सपेंशन वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड। जो तीसरा वर्ल्ड, जिसे दो वर्ल्ड में कोल्ड वॉर के टाइम में बढ़ चुका था दुनिया, तो जो थर्ड वर्ल्ड, जो नई न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना बन जाए, कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है वो ना फैल जाए, उसको रोकने के लिए ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई थी, ठीक है। यूएस वुड प्रोवाइड पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस अंडर द थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल ऑथोरिटेरियन फोर्सेस, ठीक है। कॉल, इसी को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को ही देखिए एग्जाम में बार बार अलग अलग तरीके से नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिए। कंटेनमेंट पॉलिसी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटेनमेंट पॉलिसी। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे चीजों को, आप लोग जल्दी जल्दी इसको बस एक बार रिविजन के लिए चीजें अच्छे रहेंगे, और बाकी आप डिटेल में के लिए आपको क्लासेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1947 में ये हुआ। फिर उसी टाइम के जस्ट आगे क्या होता है? बर्लिन ब्लॉकेड होता है। क्या होता है? कोल्ड वॉर का इवेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कोल्ड वॉर में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और क्या ट्रीटीज हुए हैं। तो 1948 और 49 में बर्लिन ब्लॉकेड होता है। उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेड ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय यूएसएसआर, वेस्ट बर्लिन को और जो ईस्ट बर्लिन है, इसमें क्या कर देते हैं कि ब्लॉकेड वॉल बना, मतलब कि रोक देते हैं कि आना जाना वहां पे पाबंदी रहेगा, ठीक है। तो वेस्टर्न अलायंस ऑर्गेनाइज द बर्लिन और एयरलिफ्ट टू कीप फूड एंड सप्लाईज फ्लोइंग टू वेस्ट बर्लिन। कैसे करते हैं कि पहली बार ये लोग क्या करते हैं, एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से जो जाके उड़ के वहां पे खाना जो उनको देते हैं। बाकी डिटेल में आपको मैप, ये एक पूरा घेरा बना के क्लास में बताएं, वहां पे आप क्लास में जाके देख सकते हैं। मस्ट मेजर क्राइसिस ऑफ द कोल्ड वॉर, इसी को पहला मेजर क्राइसिस माना जाता है, इसी को फर्स्ट मेजर क्राइसिस माना जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्लिन ब्लॉकेड, ठीक है। जो फिर नेक्स्ट जो क्राइसिस है, जो वॉर है, अगर फर्स्ट वॉर पूछा जाए तो कोरियन वॉर, याद रखिएगा, फर्स्ट वॉर कोरियन वॉर, फर्स्ट क्राइसिस बर्लिन ब्लॉकेड, ओके। तो 1950 से 53 तक क्या चलता है? कोरिया में वॉर चलता है। कोरिया क्या था? पहले जापान का कॉलोनी था, और जैसे वो आफ्टर द डिफीट्स ऑफ जापान इन वर्ल्ड वॉर 2 इट वाज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ कोरियन, ठीक है। कितने डिग्री पे? मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आता है कि इतने डिग्री पे ये मिला हुआ है, इतने डिग्री, तो इसी तरीके से 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या है? 38 डिग्री पे। नॉर्थ एरिया जो है कम्युनिस्ट रीजन से, साउथ एरिया जो है कैपिटलिस्ट रीजन से, ठीक है। और 1950 से 53 तक वॉर चलता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, जो कि यूएसएसआर, चाइना जो सपोर्ट करता है, मान लीजिए कम्युनिस्ट रीजन को करेगा, और साउथ को कौन करता है सपोर्ट? कैपिटलिस्ट वाले करते हैं, और डेट इज कॉल्ड फर्स्ट मेजर वॉर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ओके। चलिए, ठीक है, हिंदी में आप दो लोग देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्राइसिस क्या है, नेक्स्ट इवेंट्स क्या है कोल्ड वॉर का? स्वेज क्राइसिस 1956। एकदम क्रोनोलॉजी में चीजों को इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार क्रोनोलॉजी के पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस सारे चीजों को एक साथ आप लोग याद ध्यान रखेंगे। इजिप्ट नेशनलाइज्ड द स्वेज कैनल, दिस लेड टू इन्वेजन ऑफ इजिप्ट इन लेट 1956 by Israel, followed by the United Kingdom and the France, known as the सेकेंड अरब इजराइल वॉर भी इसको कहा जाता है। पांच मेजर वॉर है। अभी आपको जो अरब इजराइल वॉर हुआ है उसमें 5 मेजर वॉर है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसको फर्स्ट मेजर वॉर कहते हैं। फर्स्ट मेजर वॉर हुआ था आपका 1948 में, सेकेंड ये हो गया, अभी थर्ड फोर्थ भी इसी में आएगा। फिर है हंगेरियन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये देखिए क्या है, 1956 है, ये क्या है 19, ठीक है, एकदम करेक्ट कर लेंगे 1956, ठीक है।
पूरे हंगरी में क्या होता है, जो यूएसएसआर होता है, यूएसएसआर का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है उनके खिलाफ रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। होता क्यों है, क्योंकि ऐसा लगता था कि स्टालिन जब के बाद जो है वो चीज़ें सही हो गई, कि सब लोगों को जो दिक्कतें चल रही थी, मान लीजिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था, बेरोजगारी था, वो सारी चीज़ें क्या होगी, सही होगी। लेकिन उसके बाद भी सही चीज़ें नहीं होती, तो हंगरी के लोग जो है रिवोल्यूशन करने लगते हैं, वहाँ के वो यूएसएसआर का जो गुट था उनसे बाहर जाने की सोचने लगते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, लेकिन इस रेवोल्यूशन को क्या करते हैं, यूएसएसआर की जो सेना थी उसने दबा दिया, ठीक है, वॉज सप्रेस्ड बाय यूएसएसआर, ठीक है। फिर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कोल्ड वॉर का, डेट इज कॉल्ड U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट क्या था कि देखिए जो कोल्ड वॉर के टाइम में क्या था कि दोनों एरिया के जो यूएसए है और यूएसएसआर है, ये दोनों क्या करते थे कि एक दूसरे के जो सैनिक गतिविधि है उसको उस पर ध्यान रखते थे, क्या कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो वो उस गतिविधि को देखने के लिए क्या करते थे, यूएसए ने जो है, यूएसए का जो अपना एक विमान था, स्पाई प्लेन था, उसे पाकिस्तान से उड़ाया और क्या कहते हैं बहुत ऊपर पे था। ऐसा माना जाता था कि वो प्लेन को यूएसएसआर जो है अपने रडार में नहीं ला पाएगा, लेकिन वो उसमें अपने रडार में, उसके रडार में आ गया। ऊपर से वो क्या करता था, निरीक्षण करता था कि क्या क्या चल रहा है, क्या गतिविधि हो रहा है, तो उसका वो निरीक्षण करते थे। तो उस निरीक्षण करने के यूएसएसआर क्या करता है कि अपना एक भेजता है, यूएसएसआर ने जिस क्या कहते हैं एयर टू क्या कहते हैं लैंड टू एयर पे एक मिसाइल दागा, ठीक है, प्लान, उसका नाम क्या था याद रखिएगा, S-75 साइट, ठीक है, S-75 एक बार कंफर्म कर लेंगे, S-75 करके, S-75 डिवाइना करके एक उनका था मिसाइल, जिससे कि उन्होंने क्या किया, यूएसए के जो यूएसए के जो प्लान था उसको क्या किया, उड़ा दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जैसे उड़ा दिया तो इससे क्या हुआ कि डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया, डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया। और 1960 में जो पेरिस समिट होने वाला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एलाइड पावर्स के बीच में, एलाइड पावर्स जो थे जिसमें कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों थे, इन सब के बीच में पेरिस समिट होने वाला था 1960 में। ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज का भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि कौन सी घटना के बाद जो है पेरिस समिट कैंसिल हो जाता है। तो डेट इज कॉल्ड U2 इंसिडेंट। U2 इंसिडेंट होता कब है, 1960 याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हिंदी में देख लेंगे, श्वेत संकट, हंगेरियन क्रांति और U2 घटना, ठीक है। देखिए फिर क्या, कॉन्गो क्राइसिस होता है, कॉन्गो क्राइसिस होता है, ठीक है। चलिए हिंदी में भी कुछ बता देते हैं। कॉन्गो संकट है 1960 टू 65 में। देखिए कॉन्गो क्या था, जो अभी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वो बेल्जियम के अंदर आता था, पहले बेल्जियम के शासन में था। तो बेल्जियम से वो जब इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्रता पाता है, तो कॉन्गो में क्या होता है, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दो आपस में रेबेलियन ग्रुप में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कब कॉन्गो आजाद हुआ, 1960 में ही आजाद हुआ था, ठीक है। तो कॉन्गो 1960 में आजाद होने के बाद क्या होता है, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में भी क्या होता है, वहां पे कोल्ड वॉर चलते रहता है एकदम से, कि एक ग्रुप को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये चलते रहता है, ठीक है। उन्होंने प्रतिद्वंदी समूह को किया था, इसलिए कॉन्गो क्राइसिस को आपको याद रखना, 60 टू 65 तक ये चलता रहेगा। फिर क्या है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण, ठीक है, 19 ये देखिए, ये ध्यान रखिए, 1961, ठीक है, 1961, ओके। बर्लिन शहर से संबंधित प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां क्या होता है कि आयरन कर्टन, ये वर्ड याद रखिएगा, आयरन कर्टन क्या याद रखिएगा, जो क्या करता है पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में क्या करता है, जर्मनी को दो भागों में बांटता है, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी के बीच में अवरोध करता है, ठीक है। तो जर्मनी को दो शहर में, दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। 1961 में बर्लिन की दीवार का बनना स्टार्ट होता है। फिर ये याद रखिए, बे ऑफ पिक्स इन्वेजन, ठीक है, बे ऑफ पिक्स आक्रमण, ठीक है, 1961। ये क्या था, यही एक घटना था जिसकी वजह से क्यूबन क्राइसिस होता है, यही एक घटना है जिसकी वजह से क्या होता है, क्यूबन क्राइसिस होता है। होता क्या है कि यूएसए जो है, जो क्यूबा था, क्यूबा में था कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूएसए चाहता है कि उस गवर्नमेंट को खत्म कर दें, ठीक है, हटा दें। तो कैसे हटा दें, तो वो कुछ उसके अपोजिशन में, उसी के देश में क्या करता है, कुछ अपोजिशन तैयार करता है, अपना यहाँ से फंडिंग करता है। ये पता चल जाता है वहाँ के जो सरकार थे, तो वहाँ से क्या होता है, उनको पता चल जाता है, बस वो और जाके यूएसएसआर से मिल जाते हैं, बोलते हैं ठीक है यूएसए हम लोगों को नहीं रहने देखना चाहता है, तो उसके खिलाफ करते थे। इसी को कहते हैं बे ऑफ पिक्स इन्वेजन। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विपक्षी समूह क्यूबा के निर्वासित के समर्थन करके क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन को गिराने का एक प्रकार का असफल प्रयास था, ठीक है, इसीलिए इसको पिक्स इन्वेजन कहते हैं, असफल प्रयास रहा। इससे क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो नाराज हो गए और क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हो गया, ओके। याद रखेंगे बे ऑफ पिक्स इन्वेजन 1961। और 1962 क्या है, कोलंबो प्रपोजल। कोलंबो प्रपोजल क्या था कि जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें 6 नाम का कंट्री शांति प्रयास के कोलंबो में आके मिले थे, ठीक है।
क्यूबन मिसाइल, इसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो जाता है 1962 में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है, क्यूबा बिकेम द कम्युनिस्ट लेड बाय फिडेल कैस्ट्रो, 1959 में फिडेल कैस्ट्रो बन जाता है, ठीक है। इट अलाउड यूएसएसआर टू इंस्टॉल न्यूक्लियर मिसाइल फेसिंग यूएसए। आपको क्यूबन मिसाइल के बारे में, क्यूबन संकट के बारे में आपको सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन एक बार बस रिवीजन के लिए बता देते हैं। यूएसए क्या करता है, ब्लॉक करता है CXS2 क्यूबा, हाईलाइटेड टेंशन बिटवीन द सुपर पावर्स, और फिर से रिटर्न टू बोथ सुपर पावर एंड वॉर अवॉइडेड, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट रियल पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे पहली एक ऐसी घटना हुई थी जिस समय ये लग रहा था कि आमने सामने से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर ग्रुप जो है यहाँ पे यूएसएसआर ने वहां पे रख दिया था, तो यूएसए भी अगर होता था, और यूएसए का जो लगभग रडार था, ठीक है, पूरा रडार उसके अंदर आ गया था, न्यूक्लियर क्या कहते हैं यूएसएसआर के अंदर में। आधा से ज्यादा जो यूएसए था वो इसके यूएसएसआर के न्यूक्लियर के रेंज के अंदर आ गया है, जैसे क्यूबा में वहां पर। यूएस क्यूबा है कहाँ पे, आपको पता है कि क्यूबा जो है, जैसे यूएसए है यहाँ पे, ठीक है, तो यूएसए जो है तो इसी के जगह पे यहाँ पे क्यूबा है, तो क्यूबा यहाँ पे जैसे क्राइसिस था तो ये पूरा एरिया जो है इसके अंदर आ गया था। ओके, इतना समझेंगे, ठीक है। तो आईआर थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग यूज दिस एज ए केस स्टडी ऑफ ग्राहम एलिसन रोड एसेंस ऑफ डिसीजन एक्सप्लेनिंग द क्यूबन मिसाइल। ये भी याद रखिएगा, क्यूबन मिसाइल कैसे एज ए केस स्टडी देखा जाता है, ठीक है, केस स्टडी के रूप में देखा जाता है। तो ग्राहम एलिसन जो है, इन्होंने निर्णय का सार क्यूबा मिसाइल संकट की व्याख्या की थी, क्यूबा मिसाइल की व्याख्या की थी, याद रखेंगे। फिर याद आता है, फिर आता है कि वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध क्या था, 1955 से 75 के बीच में। वियतनाम क्या था, फ्रांस का कॉलोनीज था, उपनिवेश था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया, तो जापान ने जब इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ, 1955 में फ्रांस ने मतलब वियतनाम को छोड़ दिया, ठीक है, आजादी दे दिया। वियतनाम में जो नए राज्य हुए उसको 17 डिग्री पे, ये याद रखिए 17 डिग्री पे, कितने पे, 17 डिग्री पे नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम में विभाजित किया गया। और नॉर्थ जो है फिर कम्युनिस्ट के साथ, और दक्षिण जो है साउथ जो है कैपिटलिस्ट के साथ, ठीक है। 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम्युनिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए दक्षिणी वियतनाम में बड़े पैमाने पर भूमि सैनिक भेजे और युद्ध किए, ठीक है। 1955 में ये हुआ। फिर 65 में क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कम्युनिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए दक्षिण वियतनाम में बड़े पैमाने भेजे। 55 में इसका अलग अलग हुआ था 75 डिग्री, और 75 तक ये वॉर जारी रहा, ठीक है। कम्युनिस्ट जीता, लास्ट में कम्युनिस्ट जीता, वियतनाम कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में एकजुट हुआ, ठीक है। और अमेरिका पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसने नए सिरे से शीत युद्ध को जन्म दिया, जिसे नया शीत युद्ध भी कहा जाता है। तो वियतनाम वॉर के बाद से नया शीत युद्ध का भी नाम चलने लगा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलें, ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। फिर ये होता है आपका प्रेग स्प्रिंग, ये याद रखिएगा, द प्रेग स्प्रिंग 90। ये सब कुछ ऐसे नाम है जो कि छुपा हुआ रहता है, सब लोगों को एकदम डायरेक्टली फेमस जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 1968 में याद रखेंगे कि अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन एंड मास प्रोटेस्ट इन चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया जो है वहां पे ये होता है कि किसके खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ, और इसको सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यूएसएसआर ने पहले जैसे 1968 में स्टार्ट होता है तो उसको सप्रेस कर देता है यूएसएसआर, बट और 8 मंथ तक लेकिन चलता है, ठीक है, जिसमें कि पीपल और सिविलियन रेस्ट्रिक्टेड किया है, दोनों में, पुलिस में, वहाँ की यूएसएसआर की पुलिस और वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया में चलते रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो चेकोस्लोवाकिया जो फाइनली इंडिपेंडेंट होता है वो कब होता है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वेलवेट रेवोल्यूशंस 1989 सेट द कंट्री फ्री फ्रॉम सोवियत डोमिनेशन। सोवियत डोमिनेशन से चेकोस्लोवाकिया कब फ्री होता है, तो क्या कब होता है, वेलवेट रेवोल्यूशन से। द प्लेग ऑफ स्प्रिंग, प्लेग स्प्रिंग क्या था, चेकोस्लोवाकिया में यूएसएसआर के क्या कहते हैं, एक रेवोल्यूशन था, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल लिबरेशन एंड मास प्रोटेस्ट इन चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। इतना याद रखेंगे, क्लियर है। अब है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट 1963 से 73, ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था, ये थर्ड अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अरब इजराइल कितना क्या, 5 वॉर, मेजर वॉर किया था। मोस्ट इंटेंस जो था 1967 में जो हुआ था उसको द 6 डे वॉर भी कहते हैं, इसको 6 डे वॉर या थर्ड अरब इजराइल वॉर भी कहते हैं। और 1973 में हुआ था योम किपुर वॉर, ठीक है, जिससे कि ऑयल क्राइसिस हो गया था। ऑयल क्राइसिस होने के बाद क्या होता है, कैंप डेविड
एकॉर्ड्स हुआ था। ये हुआ क्यों था, जो मिस्र देश थी, ठीक, इजिप्ट जो था, उनकी जो कुछ जमीन को ले लिया था इजराइल ने इससे पहले वॉर, सेकेंड वॉर में, तो सोचा कि उस पर वापस से कब्जा करते हैं। इन्होंने वॉर किया तो फिर उन्होंने वापस में किया तो फिर वही जीत गए, फिर जाके लास्ट में कैंप डेविड एकॉर्ड होता है। ओके, याद रखेंगे। फिर देखिए ईरानियन रेवोल्यूशन, कितना, कौन सा, ईरानियन रेवोल्यूशन याद रखेंगे, ठीक है। 1979 क्या होता है कि यहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान लेड बाय इट्स स्पिरिचुअल लीडर, नाम याद रखिएगा, अयतुल्लाह कोहेमिनी। अयतुल्लाह कोहेमिनी किसने किया था, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था ईरान में 1979 ईयर। उसके बाद लीडर का नाम अयतुल्लाह कोहेमिनी, ठीक है। ईरान ओवर थ्रू द यूएस सपोर्टेड शाह डायनेस्टी, ठीक है। ईरान ने क्या किया, जो यूएस सपोर्टेड शाह डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया, और बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद क्या बनेंगे, इस्लामिक। और सिंस देन यूएसए हैज स्ट्रेंड रिलेशन विद ईरान, इसी के बाद से आप सुनते होंगे यूएसए और ईरान का रिलेशन अच्छा नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, शाह डायनेस्टी जो था वो क्या था, यूएसए के सपोर्ट में शाह डायनेस्टी था, और शाह डायनेस्टी को जो अयतुल्लाह कोहिमिनी थी इन्होंने क्या क्या हटा दिया, ठीक है। अयतुल्लाह खुमैनी ने क्या क्या हटा दिया, तो इस वजह से ये चीजें हो गई। तो आप लोग याद रखें प्रेग स्प्रिंग, ठीक है, प्रेग स्प्रिंग ही नाम याद रखेंगे, प्रेग वसंत नहीं याद रखेंगे। प्रेग 1968, और अरब इजराइल वॉर जो थर्ड अरब हुआ था, थर्ड अरब इजराइल वॉर 1967-73। 73 में आपका क्या कहते हैं, यौम किप्पुर युद्ध हुआ था, ठीक है। 67 में ये होता है 6 डे वॉर, ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा। ओके, और ईरानियन क्रांति 1979, इतना याद हो गया आप लोगों को, याद हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान क्राइसिस होता है 1979 से 89 तक में, ठीक है। क्या होता है कि 1978 में कम्युनिस्ट कोलिशन टॉपल्ड द सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट, यूएसए हेल्प द क्या कहते हैं मुजाहिदीन अपोजिंग द, आप लोगों का अफगानिस्तान के बारे में अभी इधर बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, ये पूरी कहानी आप लोगों ने शायद देखी होगी, क्योंकि आप सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को इंटरेस्ट होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो 1979 में क्या होता है, यूएसएसआर ने सेंड किया था लार्ज ट्रूप टू प्रोटेक्ट द कम्युनिस्ट रेजिम, प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए एंड लिंजर्ड फॉर 10 ईयर्स व्हेन इन 1989 यूएसएसआर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। देखिए हिंदी में देख लीजिए, आप लोगों को दिक्कत होगा हिंदी वालों को। तो 1978 में कम्युनिस्ट गठबंधन ने मध्यमार्गी सरकार, ठीक है, मध्यमार्गी सरकार को गिरा दिया, और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कम्युनिस्ट सरकार का विरोध करने वाले मुजाहिदीन की मदद की। क्या किया, अमेरिका ने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की मदद कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या किया, जो मतलब विरोध में थे उनका मदद किया, ठीक है। फिर यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट शासन की रक्षा के लिए एक बड़ी टुकड़ी भेजी, और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में 10 साल तक ये युद्ध चला, और जब 1989 में यूएसएसआर ने क्या किया, इससे अपने आप को बाहर कर लिया, तब जाके खत्म हुआ। फिर क्या, बर्लिन युद्ध का पतन, ठीक है, बर्लिन युद्ध का नहीं, बर्लिन वॉल का, ठीक है, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, ठीक है, ये वॉल है, वॉर नहीं, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, ठीक है, दीवार है, ठीक है। तो 9 नवंबर 1989 को ये बर्लिन वॉल का जो दीवार था उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। डिवाइडिंग ईस्टर्न वेस्ट जर्मनी, ब्रोकन जर्मनी, और यूनिफाइड हो गया अब, ठीक है, और सिंगल्ड हो गया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यही घटना दिखाता है कि एंड वो क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर की आखिरी घटना के रूप में देखा जाता है। लेकिन फॉर्मल रूप से देखें तो अगस्त कॉप होता है यूएसएसआर में, अगस्त 1991, कब होता है, अगस्त 1991, कॉप बाय हार्डलाइनर कम्युनिस्ट लीडर अगेंस्ट द गोरबाचेव एंड फेल्ड बाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट लेड बाय बोरिस येल्ट्सिन, ठीक है। और फिर आपको पता है कि दिसंबर 1991 में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का विघटन होता है, गोरबाचेव रिजाइन करता है, और यूएसएसआर खत्म हो जाता है। ओके, तो ये सारी घटना थी, हिंदी में भी आप लोग देख लेंगे, अफगानिस्तान संकट, बर्लिन युद्ध, ठीक है। तो बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, आपके पास बहुत कम समय है, उस कम समय में जो मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो इसलिए इस टेस्ट को ज्वाइन करके आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो क्लास में जुड़ने के लिए, क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो और इसको आप लोग पूरा देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हो जाएगा आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस पक्का आने वाला है।